हाय बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। तो आज अपन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ऐसे इजी सा चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। In 1848, Frederick Soro, a French artist, prepared a series of 4 prints. नाम देखो तुम, नाम फ्रेडरिक सोरो, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने एक सीरीज बनाई 4 प्रिंट की, मतलब कोई पेंटिंग वेंटिंग बनाई 4 प्रिंट की। अब उसमें क्या ऐसे दिख रहा था, क्या दृश्य था? विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक ऐसी दुनिया का सपना था उसमें जिसमें दुनिया काय की बनी होगी? डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की होगी और सोशल रिपब्लिक यानी हम लोगों के लिए होगी। क्योंकि उस समय तो राजा वाजा चल रहे थे ना, तो लोग तो सपना ही देख सकते थे ना डेमोक्रेसी का। तो फ्रेडरिक सोरो ने वो सपना कैसे दिखाया? सर, ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट। ओके। सेकेंड, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अच्छा, जो आर्टिस्ट थे ना उस समय पे, ऐसे कलाकार, देशी कलाकार, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो कलाकार थे, उन्होंने पता लिबर्टी यानी आज़ादी को फीमेल फिगर की तरह दिखाया। ये साले औरतों को ही आगे बढ़ा रहे थे। भारत में भी भारत माता बन गई, जर्मन में भी जर्मेनिया बन गई, कहीं मर्दों को तो खड़ा ही नहीं किया जाता। तो मतलब अगर आज़ादी दिखानी है तो भारत माता बना दो, कहीं भी आज़ादी दिखानी है तो कोई भी माता बना दो। न्यूयॉर्क में भी स्टेचू ऑफ लिबर्टी, मर्दों की तो कहीं पिक्चर ही नहीं बनाते साले लोग। मर्दों के नाम पर बस एक महात्मा गांधी लगा रखे हैं इन्होंने। अकॉर्डिंग टू सोरोज ओटोपियन विजन। सर, ये ओटोपियन क्या होता है? ये देखो हार्डवर्ड में देखो, अपने राइट हैंड साइड पे। इट इज़ अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब सपने वाली सोसाइटी जो कभी हो ही नहीं सकती। तो अकॉर्डिंग टू द सोरोस ओटोपियन विजन, क्योंकि ये जो फ्रेडरिक सोरोस का ओटोपियन ही तो वो विजन कभी पूरा हो सकता था क्या उस समय? द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। जो लोग थे दुनिया के वो अलग अलग नेशन के थे और आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो जो अलग अलग नेशन के लोग हैं उनको कैसे पहचाना जाए? उनके पास मतलब उनकी कंट्री के खुद के फ्लैग्स हो और उनकी खुद की एक कॉस्ट्यूम हो। ऐसा वो चाहते थे, कौन? सोरोस के विजन चाहते थे कि जो दुनिया के लोग हैं, अलग अलग नेशन के लोग, जैसे आप इंडिया के हैं, कोई अमेरिका है, तो उनकी खुद की एक कॉस्ट्यूम हो, उनका खुद का एक फ्लैग हो। जैसे अब तो हो ही चुका है ये सब, पर पहले तो क्या सपना था ना। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. क्या बात है! 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की भावना जागी एज अ फोर्स, तगड़ी फोर्स, विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस। स्वीपिंग चेंजेस मतलब चेंजेस तगड़े वाले कर दिए। स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगा दिया। किस पे झाड़ू लगा दिया? इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। मतलब थोड़ा थोड़ा सपना पूरा होला हमारे उटो सोरो का, फ्रेडरिक सोरो का। ओके, नेक्स्ट, द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस और द एमरजेंस ऑफ अ नेशन स्टेट। पता है इससे क्या चीज बनकर आ गई? एक नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब है ना, ऐसे क्या कहूँ, देशभक्ति वाली स्टेट। इन द प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो नेशन स्टेट के पहले क्या था? मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टी नेशनल यूरोप में, मतलब मल्टी नेशनल एम्पायर थे। मतलब यहाँ राजा, वहाँ राजा, राजा पे राजा, राजा का राणा, राजा की रानी, ये वो ये वो ये वो। अब एक नेशन स्टेट बन चुका था। क्यों क्यों कब हुआ था वो चेंज? सल 19th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए थे पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में। हाँ, तो बेटा अब तो बन गई नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट के पहले क्या था, क्या था? सल सल नेशन स्टेट के पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। क्या होता है इसका मतलब? मल्टीनेशनल मतलब जिनकी बहुत सारी आइडेंटिटीज है, डायनेस्टिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट, एम्पायर मतलब राजा। मतलब कुल मिला के सारे सिस्टम की खिचड़ी बनी हुई थी। अब हमें खिचड़ी की एक सब्जी बनानी थी, जैसे दाल जो एक ही कलर की हो तो वो एक ही कलर की चीज़, और जो सब एक एक ही इंसान दर्शाए वो होती है नेशन स्टेट। जैसे हर इंडियन को इंडियन ही कहते हैं ना, इंडिया के हर इंसान को इंडियन, अमेरिका के हर इंसान को अमेरिकन। पर पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब मॉडर्न स्टेट, अब आती है एक मॉडर्न स्टेट, ऐसे नए जमाने की स्टेट, इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। अब मॉडर्न स्टेट में क्या होता है? सेंट्रलाइज पावर होती है, जैसे अपनी सरकार होती है ना सेंट्रल में, वो पूरा का पूरा कंट्रोल मतलब करती किस पे? पूरी टेरिटरी पे। मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी क्या है? पूरा इंडिया है, वो अमेरिका में थोड़ी कर पाएगी। तो अपनी गवर्नमेंट की टेरिटरी क्या है? सिर्फ इंडिया। अमेरिका की गवर्नमेंट की टेरिटरी क्या है? सिर्फ अमेरिका। तो ये होती है मॉडर्न स्टेट में।
हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, और ये लंबे समय से यूरोप में बनता चला जा रहा था, बनता चला जा रहा था। अब नेशन स्टेट के बारे में बताएं। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, नॉट ओनली इट्स रूलर, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। पर नेशन स्टेट वो होती है जहाँ के मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स, और सिर्फ रूलर ही नहीं, वहाँ के सिटीजन भी वहाँ पे एक कॉमन आइडेंटिटी का सेंस रखते हैं, मतलब हम सब इंडियन हैं ये बात, एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, और हम सब एक ही हिस्ट्री शेयर करते हैं। जैसे 1947 में अपन आज़ाद हुए, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग मरे, तो ये होता है नेशन स्टेट, जहाँ के सिटीज़न, जहाँ के रूलर, उन सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, चाहे मोदी हो चाहे हम हो, हम सारे मिलके इंडियन हैं, वो कुछ और या हम कुछ और नहीं, हम सब एक हैं, तो ये होता है नेशन स्टेट। क्वेश्चन आंसर जरूर देखना साइड में, नहीं तो तुमको ऐसे प्रैक्टिस के लिए नहीं मिले। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखो ये अपन का है ना, थोड़ा 9 से रिलेटेड लग रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल सा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। जो तगड़ा एक्सप्रेशन आया था ना ऐसे नेशनलिज्म का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था 1789 में। मतलब ऐसे तब दिखा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में कितने दंगे और लड़ाइयाँ हुई थी, ये हुआ था 1789 में। द आइडिया ऑफ ला पैत्री, है नाम ही नहीं समझ आ रहा, ला पैत्री मतलब फादरलैंड, एंड ले सिटोयन द सिटीजन, ये साले फ्रेंच नेम है ना तो समझ नहीं आते। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इन आइडिया से एक बात पता पड़ती थी कि हमारी कम्युनिटी यूनाइटेड है, जहाँ पे हम सबका क्या है, इक्वल राइट है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका राइट एक ही है, सबको हक बराबर के मिले हुए हैं। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय की बातें कर रहा हूँ मैं, अपने 9th में पढ़ा था। द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन रीनेम द नेशनल असेंबली। एस्टेट जनरल याद है, याद है, याद है, वो तीनों एस्टेट के लोग थे, उनको कौन इलेक्ट करता था, एक्टिव सिटीजन के लोग। तो एस्टेट जनरल के लोगों को जब इलेक्ट किया जाता था एक्टिव सिटीजन के द्वारा, तो उन्हें नाम दे दिया जाता था नेशनल असेंबली। एस्टेट जनरल को किसने इलेक्ट किया, एक्टिव सिटीजन ने, और जो इलेक्ट होकर बच्चा पैदा हुआ उसे कहा गया नेशनल असेंबली। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड and a uniform system of weights and measure was adopted. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। हाय हाय, कस्टम ड्यूटीज खत्म हो गई, मतलब अब टैक्स नहीं लगेगा सामान के इधर उधर आने जाने पर, और ड्यूज जो पहले का बकाया था वो भी खत्म। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड, और एक नया सिस्टम आ गया था जिसमें वेट्स और मेजर क्या हो चुके थे, यूनिफॉर्म। सर ये क्या होता है वेट्स और मेजर का यूनिफॉर्म होना, और ऐसे अडॉप्ट क्या बच्चे है क्या? अरे बेटा, अपनाया गया अडॉप्ट का मतलब, यूनिफॉर्म सिस्टम का मतलब होता है अगर आपका वेट यहाँ 87 किलो है इंडिया में, तो अमेरिका में भी 87 किलो। पहले क्या मशीनें ही अलग थी, लेकिन अब मशीन बिल्कुल सेम हो चुकी थी, सेम। हाइट भी अब हर जगह सेम ही, मतलब ऐसा नहीं कि हर इंसान की सेम, जैसे आपकी हाइट यहाँ है ना 5'7" है, और कहीं बताई जा रही है 6'7", क्योंकि वहाँ की मशीन अलग है। लेकिन अब एक यूनिफॉर्म सिस्टम, यानी अब एक बराबर का सिस्टम आ चुका था, जहाँ सब बराबर हो चुका था। वाह। Next, the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. डेस्पोटिज्म मेरे को पता नहीं है तो क्या होता है, मैं बता दूँ तुमको। अच्छा, डेस्पोटिज्म मतलब बड़े बड़े लोगों की पावर, उनसे बचाना है यूरोप को। तो रेवोल्यूशनरीज ने आगे डिक्लेयर किया, फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, कि ये मिशन है और डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन की, कि हम वहाँ के लोगों को लिबरेट यानी आज़ाद कर दें। किसके? टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप, कैसे आज़ाद कर दें उन्हें? डेस्पोटिज्म। हाँ, सबको ही आज़ाद करना था ना राजा के रूल से, राजा तो होता ही कमीना है। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। अच्छा, स्टूडेंट और मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों ने क्या शुरू कर दिया? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन जैकोबिन, जय माता दी। मतलब यू नो रेवोल्यूशनरीज थे ना ये। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज। उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो उन्होंने कैंपेन चलाए, तो उससे एक फ्रेंच आर्मी के लिए रास्ता बन गया है। और वो लोग कहाँ चले गए? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के भी कुछ हिस्से में 1790s में। हाँ यार, कितना लंबा चलेगा, अपने यहाँ से तो साला 1 किलोमीटर नहीं चला जाता। कुल मिला के देश के लिए इधर उधर गए थे। द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। वाह क्या बात है, जो फ्रेंच आर्मीज थी वो नेशनलिज्म का आइडिया अब्रॉड यानी बाहर की कंट्रीज़ में भी लेकर गई। हाँ, इंडिया में भी इससे फ़ायदा हुआ था, इंडिया में भी। तो यार मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत हाथ है। ठीक है बच्चों, इतना ही था फर्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।